और घुमाइएगा। पहला पॉइंट था इन्वेंटरी के लिए, दूसरा पॉइंट था रिसीवेबल। यहां पे अब उसने एक तीसरा रिस्क बनाया, गोइंग कंसर्न। देखिए, इन द लाइट ऑफ इंक्रीज कंपटीशन, और याद करें एक इंडिकेटर था हमारा इंक्रीज कंपटीशन, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस 2 एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑफ की कस्टमर 3, ये सारी चीजें देयर इज एन इंक्रीज रिस्क इज फेसिंग गोइंग कंसर्न डिफिकल्टीज। गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न का रिस्क जो है, आपने हमेशा 2-3 रिस्क को मर्ज करके आपने एक गोइंग कंसर्न का रिस्क बनाना। दिस शुड नॉट बी अ ब्रांड न्यू वन। और एक और चीज, जब हम इन्वेंट्री वाला रिस्क लिख रहे थे ना, कुछ स्टूडेंट उसके अंदर ही मेंशन कर देंगे कि क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है और हमें रिस्क है फॉल इन प्राइस का, तो लॉस हो जाएगा। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स द रिस्क ऑफ गोइंग। इन्वेंट्री के पॉइंट में ही गोइंग कंसर्न का भी जिक्र कर रहे हैं। रसीवेबल की कस्टमर पैसे नहीं दे रहा, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, उसके अंदर ही लिख देंगे जनाब देयर इज अ रिस्क, देयर इज आल्सो रिस्क। एग्जामिनर इससे इरिटेट होता है। हर रिस्क के अंदर खाम खा गोइंग कंसर्न को मत घुसेड़े। गोइंग कंसर्न का एक अलहदा फर्स्ट क्लास किस्म का पॉइंट बनाएं, उसके लिए जितनी बातें हैं वो रिपीट करके, एक दो बातें ऐड करके, गोइंग हर पॉइंट के अंदर सेपरेटली बार बार गोइंग कंसर्न का तस्करा ना करो। दिस इज सो इरिटेटिंग। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न एक अलहदा पॉइंट होगा, लेकिन जहां हो वहीं बनाना है। मोस्टली होता है ऑडिट रिस्क के अंदर एक रिस्क, बट सपोर्ट करना है। कंपटीशन है, प्राइस जो है वो कम हो रही है, मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं, कस्टमर एक पैसे नहीं दे रहा, इन्वेंट्री खराब हो गई है, हम कोई केस हार गए हैं, पैसे देने पड़ेंगे, तो आपने उसको वैलिडेट करना। और हर रिस्क के साथ बार बार गोइंग कंसर्न का तस्करा नहीं करना। यस, बिल्कुल ये मेरा मतलब है। मल्टीपल इश्यूज जो हैं वो एक नए रिस्क को जन्म देते हैं, और वो मल्टीपल इश्यूज हो सकता है आपने अलग पॉइंट में डिस्कस कर ली हो, जैसे इन्वेंट्री और रिसीवेबल। बेसिकली इन्वेंट्री और रिसीवेबल वाले पॉइंट को मर्ज करके मैंने गोइंग कंसर्न का पॉइंट बनाया, प्लस ऐड कर दिया कि इंक्रीज कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमने देखा कि इस क्वेश्चन में टोटल 7 रिस्क है। अब एक इससे एक मैसेज ये भी मिलता है कि जितने एज पर मार्किंग स्कीम हमें रिस्क की जरूरत हो, आपके पास सामने एग्जामिनर ने बड़े ऑब्वियस रिस्क दिए होंगे जो कि मोर देन रिक्वायर्ड होंगे, तो आपने कोई से मार्क्स के हिसाब से जितने रिस्क बनाने, अपनी मर्जी के वो रिस्क बनाएं और उनको अच्छा एलैबोरेट करें। अब इसके अंदर और फर्दर डिस्कशन करते हैं, वीसी के अंदर रह के हम और मजे की चीज देखते हैं। अच्छा, तो हम जो ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन को हैंडल करने की अप्रोच है, उससे तो हम बिल्कुल क्लियर है ना उसके अंदर के एफ मीन फैक्ट, फिर उसके बाद अकाउंटिंग, कल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था अकाउंटिंग इशू क्या है, और फिर उसके बाद ऑडिटिंग। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन को और बढ़ाता हूँ। ऑडिट रिस्क, अब मैं आपको वो पॉइंट बताने लगा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, अगर 7 प्रोसीजर्स भी उसने कहे हैं रिस्पॉन्स का बनाने के लिए, तो 50% मार्क्स रिस्क के हैं और 50% जो हैं वो आपके प्रोसीजर्स के अप्रोच के होंगे। वो भी हम देख लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा जी, ऑडिट रिस्क। अब जरा हमें ऑडिट रिस्क का ना एनालिसिस करना है। ऑडिट रिस्क को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं ऑडिट रिस्क के कॉम्पोनेंट। ऑडिट रिस्क के कॉम्पोनेंट, ऑडिट रिस्क के मेजरली 2 कॉम्पोनेंट्स हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन।
और फिर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के फर्दर कंपोनेंट है इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इससे एग्री करते हैं ना कि ये ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट है IR, CR एंड DR। RMM और DR ये आपस में इनका इनवर्स रिलेशन। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट हाई होगा तो हमें डिटेक्शन रिस्क लो करना है। डिटेक्शन रिस्क लो करने का मतलब है कि हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्यों ज्यादा लगाने हैं? क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हाई है। और अगर किसी ऑडिट में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट लो है तो वी कैन अफोर्ड टू सेट डिटेक्शन रिस्क एट एन हाई लेवल। हाई लेवल पे रिस्क रखने का क्या मतलब है कि हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिड्यूस भी कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क लो है ना, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिड्यूस करें। सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिड्यूस करेंगे तो फ्रॉम ऑडिटर पर्सपेक्टिव ऑडिटर का रिस्क या डिटेक्शन रिस्क हाई हो जाएगा। क्यों ऑडिटर अपना डिटेक्शन रिस्क हाई करने के लिए तैयार हुआ? क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इज लो। अच्छा, अब इस कंपोनेंट को हम इस एक्टिविटी के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्वेश्चन किया, देखिए क्वेश्चन में था ऑडिट रिस्क निकालने। आपने 7 ऑडिट रिस्क यहाँ पे निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हर आपने कहा जी ऑडिट रिस्क है, ऑडिट रिस्क। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं हर ऑडिट रिस्क या इनहेरेंट रिस्क होगा, या कंट्रोल रिस्क होगा, या डिटेक्शन रिस्क। तो अब मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ सर्टिफिकेट्स वाले गोल्ड में। अगर आप अपने ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन में ऑडिट रिस्क को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं FAA अप्रोच में, कहीं अगर आप ये तड़का भी लगा दें कि दिस इज एन इनहेरेंट रिस्क, दिस इज अ कंट्रोल रिस्क, दिस इज अ डिटेक्शन रिस्क, अगर सही आता है तो, वरना आपने अपने आप को सेफ रखना। सेफ अप्रोच है दिस इज एन ऑडिट रिस्क, वो भले इनहेरेंट है, भले कंट्रोल, एग्जामिनर ने तो नहीं कहा ना इनहेरेंट बताओ या कंट्रोल बताओ, उसने कहा ऑडिट रिस्क, तो भले इनहेरेंट, आप सेफ अप्रोच है भाई दिस इज एन ऑडिट रिस्क, वो चाहे इनहेरेंट हो चाहे कंट्रोल हो। लेकिन जिन जिन रिस्क का आपको पक्का पता है उसमें फर्दर एलैबोरेट कर दें कि ऑडिट रिस्क और ऑडिट रिस्क के अंदर ये इनहेरेंट रिस्क, दिस विल फेच यू more good marks and definitely leave a good impression on your script। तो हर रिस्क इनहेरेंट होता है, कंट्रोल होता है या डिटेक्शन होता है। अब ये हमने 7 रिस्क निकाले, आइए इस पे अप्लाई करते हैं कि इसमें इनहेरेंट रिस्क कौन से हैं, कंट्रोल कौन से हैं, डिटेक्शन कौन से। पहली बात याद रखें, इस क्वेश्चन में फिलहाल डिटेक्शन रिस्क नहीं है, मैं भी इसमें एक रिस्क, और वो कौन सा है जी? कंट्रोल रिस्क, जो हमने लहदा पॉइंट बनाया है। और मैसेज भी यही है, कंट्रोल रिस्क जो होंगे ना वो लाइन में कई कंट्रोल्स के बारे में ना आपको ऑडिट रिस्क के सिनेरियो में कंट्रोल्स के बारे में जनरली एक जगह अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई। वो किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी? जैसे ये है कि जनाब वो बंदा निकाल दिया हमने, छोड़ के चला गया, रिप्लेसमेंट नहीं हुई। या ये भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाए कि आर प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स जो है टोल्ड अस के, या जो हमारी प्रीलिमिनरी असेसमेंट अबाउट कंट्रोल है दैट शो, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है। इनडायरेक्टली भी बताया जा सकता है, जिस तरह है कि भाई वो बंदा तो था ही वो ही नहीं, तो सबऑर्डिनेट्स के काम ने काम किया है। तो लुक फॉर दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन समवेयर इन द मिडल ऑफ द सिनेरियो, कहीं ना कहीं आपको एक जगह मिल जाएगी, जिस तरह यहाँ पे था। सो कंट्रोल रिस्क जगह जगह बेजगह बेशुमार नहीं होंगे, एक जगह पे लिखा होगा। अब मजे की बात है कि जब कंट्रोल रिस्क है, अब आपने कंट्रोल रिस्क निकाला, अगर जनरली उस ऑडिट के कंट्रोल वीक हो, तो मुझे बताएं कंट्रोल वीक होने से क्या सिर्फ इन्वेंट्री में प्रॉब्लम होगी, इन्वेंट्री के अमाउंट में गड़बड़ हो सकती है, रिसीवेबल में, कैश में, बैंक में, सेल? यानी कंट्रोल रिस्क को हम क्या किसी एक असर्शन के साथ लिंक कर सकते हैं या मल्टीपल असर्शन का उसके ऊपर? अगर जनरली कंट्रोल वीक है, देखिए अगर क्वेश्चन में कि सेल्स डिपार्टमेंट के कंट्रोल वीक है, फिर तुम रिलेट कर सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट के कंट्रोल वीक होने का मतलब है
कि रिसीवेबल्स और सेल्स के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर जनरली कंट्रोल वीक है तो इसका मतलब है मल्टीपल एरिया, मल्टीपल असर्शन, इन्वेंट्री की बेशुमार असर्शन इन रिसीवेबल। तो कंट्रोल रिस्क को हम यूजुअली किसी एक असर्शन के साथ लिंक अप नहीं करते, क्योंकि इट्स गोइंग टू अफेक्ट मल्टीपल असर्शन के साथ वो लिंक करेगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी? दिस आई गेट अ लॉट के जनाब कंट्रोल रिस्क को कैसे हम एक्सप्लेन करें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कंट्रोल रिस्क को हमने कैसे एक्सप्लेन किया। ये जो नेक्स्ट शीट के ऊपर इसके आंसर में अगले दो पैराग्राफ्स हैं, ये वो हमारा रिस्क है, कंट्रोल रिस्क। और एक सिनेरियो में कंट्रोल रिस्क एक जगह ही होता है, एक पॉइंट ही होता है। क्या है जी? The financial controller has been dismissed and his tasks have been allocated between finance department team. This has increased their workload. Let's call it fact. अब दूसरा होता है अकाउंटिंग इशू एंड ऑडिटिंग इशू। मैंने कहा यहाँ एक तो अकाउंटिंग इशू नहीं होगा, एक ऑडिटिंग इशू, तो मल्टीपल चीजें हैं, मैनी चीजें हैं। तो यहाँ पे ए एंड ए अब हम कैसे लिखते हैं? This increases the, यहाँ इसमें लिखा है inherent and control risk, जरूरत नहीं है inherent लिखने की, सिंपल कह रहे हैं this increases control risk within Eagle as errors may have been made within the accounting records by the overworked finance team members and there is no one working in a supervisory capacity. कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग इशू आप में से कर नहीं करना, कोई स्पेसिफिक असर्शन के ओवर या अंडर स्टेटमेंट की जर्नल बात करना है कि we could expect many errors in different elements and assertions of the financial statements. ओपन एंड रखना है कंट्रोल, अनलेस एंड अनटिल यू आर टोल्ड कि भाई परचेज डिपार्टमेंट के कंट्रोल ही है, फिर आप परचेजेस और पेरोल की बात करें। सेल्स में प्रॉब्लम है, फिर आप रिसीवेबल्स और सेल्स की बात करें। पेरोल में वीकनेस है, पेरोल सिस्टम में, फिर आप पेरोल और एक्रूड वेजेस की बात करें। वरना जनरल कमेंट अबाउट कंट्रोल जो कि वीक है, तो आपने इस तरह की एक्सप्लेनेशन दी। तो यहाँ देखें थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज इसलिए, नो स्पेसिफिक अकाउंटिंग इशू, नो स्पेसिफिक ऑडिटिंग इशू। लेट मी नो डज दिस मेक सेंस कि कंट्रोल रिस्क को कैसे आपने एलैबोरेट कर। ठीक है, कुछ बात थोड़ी बहुत समझ में आती है तो वापस क्वेश्चन। हम बेसिकली ये तय करने चले हैं, हमने ऑडिट रिस्क को निकाल लिया, लेकिन अब हम ये एक्सप्लेन करने लगे हैं कि ये ऑडिट रिस्क जो भी हमने निकाले हैं, ये इनहेरेंट इसमें से कौन से रिस्क हैं, इसमें से कंट्रोल कौन से हैं, इसमें से डिटेक्शन रिस्क कौन से। तो जहाँ जहाँ मुझे एग्जाम में मौका मिलेगा मैंने टिका देना है, भाई ये इनहेरेंट रिस्क है, ये कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन। हर जगह नहीं करूंगा, किसी जगह अगर मुझे शक पड़ गया कि यार ये पता नहीं इनहेरेंट है या कंट्रोल है, तो गलत नहीं लिखना, बस सिंपल लिख दे ऑडिट रिस्क। ठीक है, तो हमने रिस्क नहीं दे रहा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपने एक चीज याद रखनी है, मैंने कहा कंट्रोल रिस्क तो कहीं एक जगह एक्सप्लेन है। अब आते हैं डिटेक्शन रिस्क के ऊपर। डिटेक्शन रिस्क क्या है? बेसिकली कोई लिमिटेशन ऑफ स्कोप तो नहीं है, कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की कोई बात है, जिस तरह लिखी थी मैंने कल एग्जाम्पल दी थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी, या वो कह रहे हैं हम आपको ये रिकॉर्ड नहीं देंगे, डाटा नहीं देंगे, इस किस्म की आपके साथ ये डिटेक्शन रिस्क होगा कि आप वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। प्राइमरीली लिमिटेशंस की बात हो रही है। लुक फॉर डिटेक्शन रिस्क इन द सिनेरियो either at the start of the scenario or end of the scenario। आपको ऑडिट के स्टार्ट में कहीं डिटेक्शन रिस्क मिलेंगे या एंड में, यूजुअली बीच में नहीं होंगे, स्टार्ट में एंड में। कैसे? इस क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें कहा गया था यू आर करंटली प्लानिंग द ऑडिट ऑफ योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट। एग्जामिनर ने एक वर्ड चेंज करनी थी, हम प्लान कर रहे हैं न्यू क्लाइंट। न्यू क्लाइंट में डिटेक्शन रिस्क हाई होता है। क्यों? ओपनिंग बैलेंस सेट करने पड़ेंगे, आईजा 510 की कंप्लाइंस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हो जाएगी।
इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में आपका बढ़ जाएगा, आपको ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रहेंगे। तो न्यू क्लाइंट डिटेक्शन अब है, ये भी ऑडिट रिस्क, आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ऑडिट रिस्क है, लेकिन अब ऑडिट रिस्क में आप ओपनिंग बैलेंसेस की स्टेटमेंट करेंगे, जनरल अकाउंटिंग और फिर ऑडिटिंग की बात करेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस ओवर या अंडर स्टेट हो सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट इशू। लेकिन ये ऑडिट रिस्क कौन सा वाला रिस्क होगा? ये होगा डिटेक्शन रिस्क। न्यू ऑडिट क्लाइंट, फर्स्ट टाइम क्लाइंट, आपने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया, पहली दफा बैंक ऑडिट कर रहे हैं जैसे, तो और डिटेक्शन रिस्क हाई हो जाएगा। तो न्यू क्लाइंट फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा कहीं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, दिस इज योर ऑडिट रिस्क एंड विच टाइप ऑफ ऑडिट रिस्क, दिस इज योर डिटेक्शन रिस्क। क्यों? मैंने प्रूव कर दिया। जब भी डिटेक्शन रिस्क होगा ना, तो कोई ना कोई ऑडिटिंग के मामला उसके अंदर अप्लाई होंगे। दूसरी जगह मैंने कही डिटेक्शन रिस्क के लिए जो आइडियल है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है टुवर्ड दी एंड। इसमें वो नहीं है, इसमें वो नहीं है। लेकिन एंड पे कहीं यहाँ पे जाके एग्जामिनर आपको कहेगा कि जनाब इस साल, वो क्लाइंट बेसिकली हमें ये कहेगा कि जनाब आपने इस साल ऑडिट जो है ना वो कुछ 10 दिन जल्दी करना है। पिछले साल अगर हमने इस कंपनी का ऑडिट किया था तो 6 वीक्स में ऑडिट हुआ था। इस साल भी कंपनी के जो ऑपरेशंस का स्केल है वो मोर और लेस सेम है लाइक लास्ट ईयर। तो अगर लास्ट ईयर पे 6 वीक्स लगे थे ऑडिट पे, और इस दफा भी स्केल तकरीबन कमोबेश वही है, तो फिर इस दफा भी 6 हफ्ते लगने चाहिए, क्योंकि हमने हर चीज का सफिशिएंट। लेकिन क्लाइंट कह रहा है नहीं जनाब, इस दफा आपने 2 वीक्स अर्लियर करना है, हमें ये मसला है, हमने वहां रिपोर्ट देनी है। बेसिकली क्लाइंट इज पुटिंग ए प्रेशर ऑन ऑडिटर टू कंप्लीट द ऑडिट अर्ली, इंटिमिडेशन थ्रेट। हमें जल्दी चाहिए वरना फिर हमें ऑडिट का कोई फायदा नहीं होगा, हमें नुकसान हो जाएगा, जल्दी करें, लेट सेटिंग करें। बेसिकली वो ये चाह रहा है कि आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स श्रिंक कर दें, लेस कर दें, और जब ऑडिटर ने अपने रिक्वायर्ड प्रोसीजर जो कि रिक्वायर्ड हैं एज पर आईसा अगर वो रिड्यूस कर दिए, तो फिर डिटेक्शन रिस्क हाई हो जाएगा। ऑडिटर में स्केप और ओमिट सम मटेरियल मिस्टेक। तो ये क्लाइंट के टैक्टिक्स, पुटिंग प्रेशर ऑन ऑडिटर, अमाउंट्स टू इंटिमिडेशन थ्रेट, और ये हमारा एक डिटेक्शन रिस्क हो जाएगा। ये भी ऑडिट रिस्क है। कौन सा ऑडिट रिस्क है? डिटेक्शन रिस्क। और अगेन इस डिटेक्शन रिस्क का ताल्लुक किसी जिस एरिया के अंदर अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे एज पर क्लाइंट विशेस, वो एरिया जो है आपका कॉम्प्रोमाइज होगा। तो डिटेक्शन रिस्क सिनेरियो के स्टार्ट में या एंड में, इस क्वेश्चन में कोई डिटेक्शन रिस्क नहीं, ठीक है, लेकिन ये दो हो सकते थे जो मैंने आपको बताया। अब सिनेरियो के स्टार्ट या एंड में डिटेक्शन रिस्क, बीच में कहीं एक जगह कंट्रोल रिस्क, उसके अलावा जितने 90% रिस्क आपको नजर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, वो सारे के सारे इनहेरेंट रिस्क। हाउ अबाउट दैट? देखिए मैंने आपको क्लियर बता दिया, कंट्रोल रिस्क खुद चीख चीख के बताएगा मैं कंट्रोल रिस्क हूँ। डिटेक्शन रिस्क स्टार्ट में या एंड में, ओपनिंग बैलेंसेस में, फर्स्ट ईयर में, या एक डिटेक्शन रिस्क और भी आएगा अगर हम ग्रुप कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। स्टार्ट में बताया तो ग्रुप की 4 कंपनियां, 3 का आप ऑडिट करते हैं, चौथी कंपनी और से कराते हैं, डिटेक्शन रिस्क बढ़ गया क्यों? उस कंपनी का ऑडिटर कोई और है, आईसा 600 भी लगेगा, कॉम्पोजिट ऑडिटर। तो स्टार्ट में या एंड में। उसके अलावा जितने रिस्क है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, वो प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम ज्यादा, वो सारे के सारे इनहेरेंट रिस्क होंगे। तो जो लेफ्ट ओवर है वो है हमारे इनहेरेंट रिस्क। ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन टुवर्ड्स मिस स्टेटमेंट। याद है ये डेफिनेशन है? कितना मुश्किल लगता था हमें। susceptibility of an account balance or class of transaction towards misstatement। याद है किसी को ये टर्म? इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन को यूजुअली कहा जाता था कि इसको रट्टा ही लगा लें, ससेप्टेबिलिटी, ठीक है।
तो बाकी सारे इनहेरेंट रिस्क। तो देखिए मैंने अब आपकी क्वालिटी ऑफ डिस्कशन को और इम्प्रूव किया, एक लेवल तक और बढ़ा के चला गया कि आप ऑडिट रिस्क के अंदर ये भी लिखें जहां जहां आपको सही तरह समझ में आ रही है कि ये वाला ऑडिट रिस्क इनहेरेंट रिस्क है, ये कंट्रोल है, डिटेक्शन है। आपको ज्यादातर आईकेप के सोल्यूशन में ये नहीं नजर आएगा। जो क्वेश्चन ऑडिट रिस्क है तो ऑडिट रिस्क की बात करते हैं, बट आप एक्स्ट्रा गार्निश करें, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, मार्क अच्छे मिलेंगे। दूसरी चीज जो मुझे इसमें और ऐड करनी है, ऑडिट रिस्क को हम डिफरेंट एंगल से देख लेंगे। कुछ ऑडिट रिस्क अनइंटेंशनल है, यानी आपको नजर आ रहा है यार ये तो एरर है, ये तो क्लाइंट से इनोसेंटली भी हो गया, यानी उसके पीछे आपको कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा कि कंपनी ने ये क्यों कर, बस ठीक है वो उसको नहीं पता चला होगा, नहीं समझ में आएगी। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो आप सोच सकते हैं ये तो प्रॉफिट सेट करने के लिए क्लाइंट ने इन्वेंट्री स्टोर सेट किया होगा, बैंक को करंट रेशो सेट करने के लिए ये जो करंट लोन है जो शॉर्ट टर्म है कंपनी ने इसको लॉन्ग टर्म शो कराया होगा। सो आप इस लेवल की डिस्कशन, और ये बेसिकली आगे से 240 में जाएंगे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना आपके साथ, क्योंकि ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन के अंदर एक या दो रिस्क एग्जामिनर ऐसे भी डालता है जो फ्रॉड के नेचर के होते हैं, तो आप ऑडिट रिस्क के अंदर जहां आपको नजर आए, ये लिखने की जरूरत नहीं ये अनइंटेंशनल है, ये अनइंटेंशनल लग रहा है, लेकिन जहां आपको लगेगा ये रिस्क किसी पर्पस, किसी मोटिव के पीछे से, इस रिस्क के पीछे कोई मोटिव नजर आता है क्लाइंट का, और उसके भी रीजन होंगे, आई मीन सस्पिशन नहीं होगा, कोई रीजन होगा हमें नजर आएगा, तो आप उन ऑडिट रिस्क के अंदर ये लिखेंगे कि दिस अपीयर्स टू बी अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो जो अनइंटेंशनल ऑडिट रिस्क होंगे आपकी डिस्कशन में उनका जिक्र भी आएगा कि ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, तो ये भी मैं आपको ऐड कराऊंगा। इस सिनेरियो में जो भी हमने किया है इसमें फिलहाल कोई हमें फ्रॉड वाला रिस्क फैक्टर नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसी नहीं है कि कंपनी के ऊपर बड़ा प्रेशर है, उन्हें डिविडेंड देना है, बैंक को लोन देना है, हमें नहीं दी गई, पर हम क्वेश्चन में ये भी देखेंगे कि ये हमें रिस्क इनोसेंट नजर आ रहा है या पर्पसफुल नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हम अपनी डिस्कशन में ऐड करेंगे। फिर ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन में एक और लेवल की डिस्कशन, लेवल, और शायद आप में से कुछ लोग रिकॉल करें प्रीवियस ऑडिट की डिस्कशन में, देयर आर टू लेवल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। कुछ मिसस्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की ये मिसस्टेटमेंट्स हैं, और कुछ मिसस्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं असर्शन लेवल मिस्टेक। हाँ, ये दो लेवल याद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल, ये नाम सुन रखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होता है और कुछ असर्शन लेवल होता है, और ये प्रॉब्लमैटिक रहती हैं, ये समझने में ये हमें ट्रबल देती है, हमें प्रॉब्लम करती है। ठीक है ना, आइए इसको क्लियर करते हैं। अभी क्वेश्चन है, ये हमने भी क्लास में क्वेश्चन किया है, इसमें दो रिस्क ऐसे हैं, नंबर वन गोइंग कंसर्न और दूसरा ये कंट्रोल रिस्क। ये दो रिस्क ऐसे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क, और इन दो के अलावा बाकी जितने भी रिस्क आपने निकाले हैं वो असर्शन लेवल रिस्क है। ये दो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्यों?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल असर्शन को। उनका ज्यादा कोलोसल इफेक्ट होता है, दे हैव अ बिग इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मल्टीपल जगहों पे जाके वो अपना इफेक्ट डालेंगे। गोइंग कंसर्न मल्टीपल एलिमेंट्स को इफेक्ट करेगा। बहुत सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी चेंज हो जाएगी। कंट्रोल रिस्क, जनरल कंट्रोल रिस्क, मल्टीपल एलिमेंट्स। बाकी पहला पॉइंट इन्वेंट्री के ओवरस्टेट होने का, ये इन्वेंट्री की एक्यूरेसी, एक असर्शन की बात, रिसीवेबल्स, प्रोविजंस, कंटीजेंट एलिमेंट। आप अपने ऑडिट रिस्क की डिस्कशन में ये डिस्कशन भी कर सकते हैं कि ये ऑडिट रिस्क है, इनहेरेंट है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क, ये असर्शन लेवल का रिस्क। मैंने आपको वही जो क्वेश्चन किया उसी की लैंग्वेज में अप्लाई करके बताया कि कुछ रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, कुछ रिस्क असर्शन लेवल। तो कंट्रोल रिस्क मैंने एग्जांपल दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की, और गोइंग कंसर्न रिस्क की मैंने एग्जांपल दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की। तो ये भी समझ आ जाती है बात। जो असर्शन लेवल रिस्क है वो एक आइटम और उसकी एक या ज्यादा दो असर्शन, उसका इफेक्ट सिर्फ एक खास जगह पे स्पेसिफिक। ये पॉइंट भी मुझे जरा क्लियर कर दें कि ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क एंड असर्शन लेवल। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क गिने चुने हैं मैंने, एग्जांपल दी दो, कंट्रोल रिस्क एंड गोइंग कंसर्न। आखिरी इसके अंदर आखिरी तड़का ऑडिट रिस्क के अंदर अभी एक और भी है, वो है जी इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस। कुछ ऑडिट रिस्क रिस्क कहलाए जाएंगे, बाकी जो ऑडिट रिस्क हैं उनको हम कह देते हैं वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब ये कैसे कहें कि ये रिस्क बड़ा सिग्निफिकेंट है? आईएसओ 315 जो कि हमने रिव्यू करना है, आईएसओ 315 का एक पैरा है, पैरा नंबर 28, आप अपने तौर पर रिव्यू कर सकते हैं। पैरा नंबर 28 ने एक सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क की लिस्ट प्रोड्यूस कर दी है कि जिस ऑडिट में भी ये वाले रिस्क नजर आए, ट्रीट देम एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। These risks need auditors special attention. और to name a few, मैं आपको बता देता हूँ, to name a few वो कौन से significant risk, मैं पूरी लिस्ट तो यहाँ नहीं लिखने लगा, just example देने लगा हूँ। Risk of fraud is a significant risk. Related parties transactions, कंपनी की बहुत सारी related parties, उनसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, this is a significant risk। तो आप अपने ऑडिट रिस्क की डिस्कशन में एज पर पैरा 28 और 315 ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला जो ऑडिट रिस्क है ये सिग्निफिकेंट है। नॉन सिग्निफिकेंट का दिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट की जरूरत है। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। देखिए चार तरह से ऑडिट रिस्क की, कॉम्पोनेंट वाइज, लेवल वाइज, इंटेंशन वाइज एंड सिग्निफिकेंस वाइज। तो यहाँ पे हम ये जो रेड वाला था इसको हम कह देते हैं इंटेंशन या मोटिव। इस लेवल की भी आप डिस्कशन करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वी कैन थिंक ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेट गोल्ड मेडल लेवल। हाँ जी ठीक है। अच्छा अब मेरे पास जितना टाइम है ना, पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपके साथ ना भी दो प्रैक्टिस क्वेश्चन और करने थे। वो हैं बेसिकली, आगे देखिए, एक मिनट, हाँ अच्छा, दो पास पेपर के क्वेश्चन हैं, मैं वो जरा यहाँ मेंशन कर देता हूँ, बल्कि मैं ओपन करता हूँ।
तो मैंने अभी आपसे कर रहे थे, लेकिन मैं अब आपको वो होमवर्क में देखे ना जरा ऑडिट रिस्क के बारे में कुछ और बात करने लगा ताकि मैं आपको जरा अच्छी डिस्कशन हो जाए। अच्छा, और मैं ये ओपन भी कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अब आपने ज़रा रेडी रहना है कि हम भी ना एक्स्ट्रा क्लास भी संडे को रखेंगे, तो आपको वेल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले से ही, बट आप रेडी रहिएगा कि प्रॉब्ली फ्रॉम दिस संडे हमको एक्स्ट्रा क्लास जरूर रखेंगे फॉर 2 आवर्स, ताकि मैं नहीं चाहता कि हम नवंबर के अंदर डीप जो है वो जाएं। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मैक्सिमम हम अपने कोर्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट करें। उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा इंजेक्ट करना पड़ेगा ज़रा क्लासेस को, तो ज़रा संडे को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, एक ये क्वेश्चन है, अभी मैं आपके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये अटेम्प्ट है, लेकिन आपका ये होमवर्क बनेगा 2017 दिसंबर, एज यू कैन सी। अभी किया है। अब ये हमें रिस्क पता कैसे चले, आपको याद है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 4 है: इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन है। तो बेसिकली ये 4 प्रोसीजर लगा के हम ये रिस्क कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें से जो ये वाला रिस्क था लास्ट वाला, एक्सपेंसेस वाला, वो तो खुद बता रहा आपने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए। बाकी जितने भी रिस्क आपने निकाले हैं वो किस तरह निकाले हैं, वो आपने डिस्कशन से किए, आपने इंक्वायरीज की हैं, कहीं कहीं आपने डॉक्यूमेंटेशन इंस्पेक्ट किए हैं, कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व की हैं, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपने यहाँ पे लगाए हैं। तो ये भी ख्याल रखें, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम 4 तरीकों से काम कर रहे हैं: डिस्कशन, इंक्वायरीज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन में 2 तरह से डेटा दिया हुआ होगा जहां से आपने रिस्क निकालना है। एक रिस्क तो आपको निकालना है ये डिस्क्रिप्शन में से, ये डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव डेटा भी, ये हो गया वो हो गया, बेसिकली इंक्वायरी इंस्पेक्शन। और दूसरी टाइप का डेटा आपको न्यूमेरिक डेटा भी दिया, एक्सट्रैक्ट्स दे दिए गए होंगे करंट ईयर के और लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर ऑडिटेड होगा, क्यों दिया गया है लास्ट ईयर और करंट ईयर क्यों, कौन से प्रोसीजर लगा के रिस्क एनालिटिकल प्रोसीजर, लास्ट ईयर से करंट ईयर में कोई चेंज आ रहा है। और इस इंफॉर्मेशन को आप रिलेट कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा से भी, यानी कहीं डिस्क्रिप्टिव डेटा लिखा है ये, तो आप उसकी परसेंटेज सिग्निफिकेंस को, भाई सेल्स इतनी बढ़ गई है, रिसीवेबल्स इतने बढ़ गए हैं, सेल्स इतनी बढ़ी है लेकिन रिसीवेबल्स नहीं बढ़े, यार सेल्स तो बढ़ी नहीं, रिसीवेबल इतने परसेंट बढ़ गए हैं। तो आपने अपने न्यूमेरिक डेटा को तो अपने न्यूमेरिक को जो है वो डिस्क्रिप्टिव डेटा के साथ सपोर्ट करना है। वो क्लैश को हम रखेंगे कि क्लैश ऑब्वियसली नहीं होगा, अभी किसी और क्लास से नहीं आएगा, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि वो एक टाइम पे आपकी 2 क्लास हो गई, वो हम मैनेज करके आपको बताएंगे जो भी होगा। ठीक हो गया। सो एनालिटिकल प्रोसीजर एंड ये इंक्वायरी, तो न्यूमेरिक डेटा और डिस्क्रिप्टिव दोनों को यूज करना है। कई दफा पॉइंट आपका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव डेटा में से भी एक निकल रहा होगा, कई जगह सिर्फ न्यूमेरिक डेटा में, कई जगह आपको दोनों को रिलेट करके मिला के पॉइंट बनाना है, ठीक है, वरना आपका आंसर इनकम्प्लीट हो। आप जनरल कहेंगे सेल्स बढ़ गई, बट कितनी बढ़ी है वो आपको ऊपर से देनी पड़ेगी ना परसेंटेज निकालने के लिए, तो दोनों को यूज करना है। एक ये क्वेश्चन आप एक होमवर्क में देखेंगे, और एक और क्वेश्चन आप देखेंगे जो कि है दिसंबर 16। इसकी भी इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारा 2016 दिसंबर, और इसकी रिक्वायरमेंट अभी ए बेशक छोड़ देंगे, ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट, पार्ट बी पे हम फोकस कर रहे हैं। इसमें भी 2 हैं, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ रिस्क एंड प्लान ऑडिट अप्रोच। तो हमारा सिर्फ
कंसर्न इससे है। तो इसमें भी आप देखें कोई डिस्क्रिप्टिव डेटा भी है और न्यूमेरिक भी है, ये क्लासिक पहचान है और क्वेश्चन को टेस्ट करने आपने मिला के दोनों चीज़ों को यूज करना है। डिफर टेक्स्ट भी आगे देखें, डिफर टेक्स्ट तो वैसे ही कहीं भी हो तो रिस्क होता ही होता है, इसको भी देखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ना कुछ फ्रॉड वाले भी दो रिस्क हैं, वो अभी चूंकि हमने पढ़े नहीं तो आप उनको फिलहाल जोड़ सकते हैं कि फ्रॉड से रेलेवेंट जो है वो मैं आपको खुद बताऊंगा कि ऑडिट रिस्क के अंदर फ्रॉड वाले रिस्क भी आते हैं। तो उन दो पॉइंट्स के अलावा बाकी आप पॉइंट देख सकते हैं। मैं अगले 15 मिनट में अपनी डिस्कशन को थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहता हूँ, तो प्लीज इनको आप जरा होमवर्क में देखिएगा। मैं अपना जरा पूरी डिस्कशन को और बढ़ा रहा हूँ ताकि आपके पास एनफ मटीरियल हो ओवर द वीकेंड करने के लिए। एक डायग्राम बनाने लगा, तो ये 15 मिनट के अंदर मैं इसको कर लेता हूँ। रिस्क ऑडिट में दो तरह के हम रिस्क पढ़ते हैं, एक को हम कहते हैं ऑडिट रिस्क, दूसरे को हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। कल हमने इसको तो थोड़ी सी बात ही की। अच्छा, पहले जरा बात कर लेते हैं बिजनेस रिस्क क्या होता है। अच्छा, बिजनेस रिस्क के लिए दो एंगल से हम बिजनेस रिस्क को देखते हैं। बिजनेस रिस्क या तो होंगे इंटरनल या बिजनेस रिस्क को हम एक और तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ बिजनेस रिस्क जो हैं उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क हैं, कुछ ऑपरेशनल। अब इस रिस्क बिजनेस रिस्क से रेलेवेंट आपने कुछ मटेरियल पढ़ना है, मैं अब यहाँ पे मार्क कर दूं, फिर मैं आपको लेके जाता हूँ। जी, वॉइस आ रही है? अब ठीक आ रही है? जी, मुझे कंफर्म कीजिएगा। ओके, थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि ये जिस जगह पे मैं हूँ ना, यहाँ थोड़ा सा कोई नेटवर्क की कनेक्टिविटी का मुझे इशू लग रहा है, बट लेट्स होप नॉट। अच्छा, मैं आपको कुछ मटेरियल देने लगा हूँ पढ़ने के लिए, मैंने अभी यहाँ शीट पे भी लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 6 पैराग्राफ 2.4, चैप्टर 6 पेज नंबर पैराग्राफ 2.4, और ये पेज नंबर है 127। एक तो ये आप देखेंगे बिजनेस रिस्क की डिस्कशन के लिए, प्लस चैप्टर 7 पैराग्राफ 2.7 पेज नंबर 153। यहाँ पे आपको बिजनेस रिस्क के बारे में डिस्कशन, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चैप्टर 6 पैरा 2.4 पेज नंबर 127 एंड चैप्टर 7 पैरा 2.7 पेज 153। और मैं यहाँ पे वो लेके भी जा रहा हूँ, मैंने वो पैराग्राफ भी नोट्स के अंदर डाल दिया। आइए चैप्टर 6 में पैरा 2.4 पे चलते हैं। चैप्टर 6.2 पैराग्राफ इसमें पॉइंट 4 में ये देखिए, ये पेज नंबर 127 जो मैंने आपको कहा था, ये वाला।
इंटरनल बिजनेस रिस्क एंड एक्सटर्नल बिजनेस। तो यहाँ एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क हैं, यानी अब कोरोना आ गया, कोरोना जो आया है ये इंटरनल बिजनेस रिस्क है कंपनियों के लिए, एक्सटर्नल है। बिल्कुल एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या है, आपका एक एम्प्लॉई था, आप एक रेस्टोरेंट है, आपका एक बेस्ट शेफ था, वो छोड़ के चला गया। अब वो उसके हाथ में टेस्ट था, सारी रेसिपीज थी, ये जो बिजनेस रिस्क राइज हो गया उसका, ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरनल बिजनेस रिस्क की, और ये एग्जांपल्स हैं एक्सटर्नल, तो ये आप देख लेंगे। दूसरा मैंने आपको मार्क किया था चैप्टर 7 में, पैरा 2.7। तो ये 2.7 में अगर आप हम आए यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देखिए, और ये पेज नंबर हमारा 153, पेज 153। यहाँ पे आपको वो डिस्कशन मिलेगी कि कुछ जो बिजनेस रिस्क हैं, बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ो, और ये आप अपने बीएम के अंदर भी पढ़ते हैं कि बिजनेस रिस्क के बारे में कंपनी क्या कर सकती है, या रिड्यूस कर लें, या ट्रांसफर कर दे रिस्क, या अवॉइड कर लें, या एक्सेप्ट कर लें। तो निमोनिक बना हुआ है, इसको कुछ निमोनिक तारा भी बनाते हैं। मैं तो एक चूहा, ए रैट, है ना, अवॉइड कर लें, रिड्यूस कर लें, एक्सेप्ट कर लें, या ट्रांसफर कर लें, इंश्योरेंस, वो ये आपको नॉर्मल बीएम वाला बिजनेस रिस्क को आप इस तरह कर सकते हैं। और कुछ बिजनेस रिस्क हैं उसके फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कुछ बिजनेस रिस्क हैं कंपनी बंद हो जाएगी, ऑपरेशनल हो जाते हैं, और कुछ रिस्क ऐसे हैं जो लॉ, लीगल, मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो सारे कंप्लायंस के स्पेसिफिकली इश्यूज होते हैं। अच्छा, एक एंगल ये था डिस्कशन का थोड़ा बिजनेस रिस्क के हवाले से। दूसरी चीज जो मैं अब आपको ये ऑडिट रिस्क की साइड पे लाने लगा, ये आपने मेरे साथ देख, पहली चीज ऑडिट रिस्क के बारे में हम एक जर्नल डिस्कशन कर चुके हैं कि ऑडिट रिस्क को हम ये इतने एंगल से देख सकते हैं, ये हो गई, तो ये उस डायग्राम की फर्दर एक्सटेंशन है थोड़ी सी। हमने ये पढ़ा कि ऑडिट रिस्क इज ए फंक्शन ऑफ RMM एंड DR, ठीक है। RMM is a function of inherent risk and control risk। अच्छा, इनहेरेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी प्लस एनवायरनमेंट, और कंट्रोल रिस्क को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और इंटरनल कंट्रोल के कॉम्पोनेंट हैं टाइम, ठीक है। ये जो हमारी ऑडिट प्रोसेस की डायग्राम थी, यहां से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि हमने रिस्क असेस करें, एंटिटी को भी समझना है, एनवायरनमेंट को भी समझना है, और इंटरनल कंट्रोल, और इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट से क्राइम हमने मॉडल किया। अच्छा, अब एंटिटी को समझने के लिए, एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 4 चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और इसका हमने एक निमोनिक बनाया था। अगर आप यहाँ से आए इस चीज से, ये मोन या ओमान भी कह सकते हैं। हमें एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए 4 चीजों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। नंबर 1 देखें, एन से नेचर ऑफ द एंटिटी, हमें ये जानना है कि वो कंपनी क्या करती है, क्योंकि नेचर ऑफ एंटिटी में रिस्क है। बैंक बाय नेचर उसमें रिस्क ज्यादा होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अपोज टू एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो नेचर ऑफ एंटिटी में रिस्क। दूसरा, एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ए से अकाउंटिंग पॉलिसीज में बहुत रिस्क, अगर कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी सही अडॉप्ट नहीं की, रेवेन्यू रिकग्निशन की एज पर IFRS 15, तो भी रिस्क बढ़ जाएगा। तो ऑडिटर को बताया जा रहा है कि जो आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने हैं ना, वो एंटिटी को समझने में लगाएं, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी को समझने में लगाएं। नेक्स्ट, वो से एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये स्टैंडर्ड कह रहा है कि अगर आपने ऑडिट रिस्क निकालना है तो आप पहले कंपनी के बिजनेस रिस्क और उनके ऑब्जेक्टिव को भी समझें,
और ये हमने कल देखा भी था, हम जो ऑडिट रिस्क निकाल रहे होते हैं सबसे पहले फैक्ट जो लिखते हैं, फैक्ट बेसिकली बिजनेस रिस्क होता है। तो जब तक हम बिजनेस को नहीं समझेंगे, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तो फिर हम ऑडिट रिस्क भी नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि बिजनेस रिस्क से ऑडिट रिस्क बनता है। और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, हमें मेजर करना है और रिव्यू करना है एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे। अगर मैं सीक्वेंस वाइज चलूँ, नेचर ऑफ एंटिटी, उसके अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसके ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड, ये ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली ये बिजनेस रिस्क और मेजरमेंट ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, इन्वायरमेंट के लिए वही बस कुछ एक ही पॉइंट है, इंडस्ट्री रेगुलेटरी एंड अदर फैक्टर्स देखें। और इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आप ये 5 फैक्टर जो हैं, कंट्रोल, एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये देखिए। अब मैं कुछ यहाँ पे अगेन आपको कुछ एग्जांपल देने लगा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए स्टडी टेक्स्ट। सबसे पहले रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट के लिए आपने एक स्टडी सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन करना है, जहां पे आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। चैप्टर 7 पैरा 2.7। यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर पेज नंबर 155 के ऊपर एक एग्जाम्पल। अब मेरे पास टाइम कम है, मैं उधर जा नहीं रहा, लेकिन वो आप मौका पेज 155 पे एक एग्जाम्पल है। उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। अब देखिए, ये एग्जामिनर एक इंटेलिजेंटली कभी ना कभी क्वेश्चन सेट करेगा। अभी तक क्वेश्चन आ रहा है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब है उसमें इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल और डिटेक्शन सब बताएं। लेकिन अगर एग्जामिनर कहेगा जी रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट बताएं, तो फिर उसमें डिटेक्शन रिस्क का जिक्र नहीं करना, क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट का मतलब है सिर्फ इनहेरेंट या कंट्रोल रिस्क। ठीक है, तो ये बी विजिलेंट कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट में फिर डिटेक्शन रिस्क का जिक्र नहीं करना, उसमें इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क। एक और क्वेश्चन आप करेंगे, उसमें एग्जामिनर कह रहा है सिर्फ मुझे इनहेरेंट रिस्क निकाल के बताओ। अब इनहेरेंट रिस्क का क्वेश्चन हो तो उसमें ना कंट्रोल रिस्क का जिक्र होना चाहिए, ना डिटेक्शन रिस्क का जिक्र होना चाहिए। ये आप करेंगे चैप्टर 7 पैरा 2.3। यहाँ पे पेज नंबर 151 पे एक एग्जाम्पल है जिसमें उसने कहा है मुझे सिर्फ इनहेरेंट रिस्क निकाल के बताओ। तो इस माइक्रो लेवल के ऊपर भी एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन सेट कर सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में कि वो कहे मुझे इनहेरेंट रिस्क निकालें। तो अब आप उसमें डिटेक्शन रिस्क भी दिए होंगे, कंट्रोल वो नहीं लिखने, सिर्फ इनहेरेंट लिखने हैं। जिस तरह हमने जो क्लास में कल क्वेश्चन किया था, उसमें फिर अगर इनहेरेंट रिस्क को पूछ रहा होता तो ना कोई डिटेक्शन रिस्क ना कंट्रोल रिस्क का जिक्र होगा। फिर आपने इंटरनल कंट्रोल के लिए एक एक्टिविटी करनी है। चैप्टर 6 पैरा 3.8, चैप्टर 6 पैरा 3.8 पेज नंबर 136 के ऊपर एक इलस्ट्रेशन है जिसमें वो कह रहा है कि आप मुझे कंट्रोल रिस्क और ये इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर प्रॉब्लम निकाल के बताओ। जैसे कि मैंने सारे फैक्टर्स का आपको एक अलग-अलग पॉइंट आपको मैंने दिया है कि आपने कैसे करना। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मुझे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फेस करना पड़ता है, सबसे ज्यादा, वो ये कि सर अब हम ये ऑडिट करने के लिए, ऑडिट रिस्क निकालने के लिए जितने अकाउंटिंग इशूज हैं ये हम कैसे करें। क्या हम CPAP 1, जो लोग अगर जो पढ़ रहे हैं साथ साथ उनके लिए तो इशू नहीं है, वो तो पढ़ ही रहे हैं, उनको तो वो भी। लेकिन जिन लोगों ने पहले CPAP 1 बहुत अरसा पहले पास कर लिया है, वो इंश्योरेंस AARS का पेपर दे रहे हैं, तो वो कैसे रिवाइज करेंगे ये सारे, उनको कैसे याद रखना पड़ेगा IFRS 16 में क्या है, IFRS 9 में क्या है। तो मैं अब आपको ये अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए कुछ बताने लगा हूँ। आपने अपना वो FAA में से जो अकाउंटिंग इशू निकालने के लिए अपना जो अकाउंटिंग नॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ दिस पेपर कैसे रिफ्रेश करना है, कैसे रिकॉल करना है। 2 रिसोर्स देने लगा हूँ जो आपने यूज करने हैं। चैप्टर 8 पैराग्राफ 8.2, चैप्टर 8 पैराग्राफ 8.2 पेज नंबर है 2, 214।
मैं आपको जरा इस पे लेके भी जाऊंगा, पेज नंबर 214। ये देखिए चैप्टर 8.2, पेज नंबर 214। ऑडिटर्स चेकलिस्ट फॉर स्पेसिफिक, हर स्टैंडर्ड के बारे में कुछ इश्यूज आपको दे दिए गए हैं, बड़ी अच्छी समरी। 7 में ये रिस्क हो सकते हैं, 8 में ये हो सकते हैं, IS 10 में ये हो सकते हैं, लिस्ट कंटिन्यूज, IS 19 में ये रिस्क होते हैं, IS 20 में ये होते हैं। बहुत अच्छी 3-4 पेजेस के ऊपर ये समरी आपको मिलेगी। IFRS 2 में ये मसले होते हैं, ये आपने फ्रेश करना है। इस पेपर के लिए आपको CFAP 1 के नोट्स खोल के वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको 5-7 पेजेस में आपको ये रेस्ट यहाँ पे बने हुए मिल जाएंगे। जो प्लस दूसरा रिसोर्स जो आपको यूज करना चाहिए ऑडिट के पेपर के लिए, अकाउंटिंग के नॉलेज को फ्रेश करने के लिए, और वो मैं हमेशा कहता हूँ बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है IFRS एट ए ग्लांस वीडियो। आप गूगल पे सिर्फ इतना ही लिखेंगे ना, IFRS एट ए लिखेंगे, आगे जो पहला लिंक आएगा वीडियो का, ये 2020 के छोटी सी PDF फाइल है, प्रॉब्ली नॉट मोर देन 2 MB, सारे स्टैंडर्ड का एक एक पेज के ऊपर एक फ्लो चार्ट बना रहा है। किसी भी स्टैंडर्ड के बारे में रिस्क देखने हैं, ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। सो हाउ टू टैकल दीज अकाउंटिंग इश्यूज, आपको ये काम जो है वो करके आना। अकाउंटिंग नॉलेज आपने कैसे रिफ्रेश करना है, इस डायग्राम में से मुझे कुछ और भी अभी बात करनी है। अभी हम रिस्क को और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको एक्टिविटीज दी हैं, 2 5 नंबर के क्वेश्चन प्लस ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ मार्क किए हैं, इसमें कुछ और भी चीजें, लेकिन अब टाइम कम है, मैं उसकी यूटिलिटी को जाया नहीं करना चाहता। हरिडली थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना समझना है, तो हम एक क्लास और ऑडिट रिस्क के ऊपर रखेंगे, होपफुली हो सकता है वो संडे को ही हो जाए। तो संडे को फिर हम ऑडिट रिस्क के टॉपिक को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। प्लस में आपको मैंने कुछ और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ऑडिट रिस्क के आपको नोट्स की सूरत में दिए, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपको खुद कंक्लूड कराऊंगा। तो प्लीज़ ये जो मैंने आज वाला क्वेश्चन था, प्लस जो मैंने आज आपको और बातें बताई हैं, प्लस ये जो कुछ इस डायग्राम के अंदर इलिस्ट्रेशन और कुछ क्वेश्चन मार्क कराए हैं, इनको भी जरूर देखिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह और इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, जो भी होगी होपफुली ऑन संडे इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो अच्छा, टेस्ट अपलोड नहीं हुआ जी आज ट्यूसडे को? आज हमारा आज टेस्ट भी था, टेस्ट नंबर थी कोड ऑफ एथिक्स और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। अच्छा, अगर नहीं हुआ तो आई मेक श्योर कि वो कल अपलोड हो जाए और फिर आपको एक दिन और भी मिल जाएगा। अब मैं अभी चेक करता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो टेस्ट अपलोड हो जाएगा। तो टेक केयर, गुड केयर जी, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड।